सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आज के सेशन को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है। नहीं पूछा है मैंने आपसे, तो इसका उत्तर होगा फेरेंक क्रॉस को। और आप जानते हो फेरेंक क्रॉस को अभी फिजिक्स के लिए चुना गया था। तो बाकी ये 3 जो ऑप्शन में है इनको दिया जा रहा है केमिस्ट्री का। तो नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं 2023 के लिए। अभी हमने फिजिक्स का पढ़ लिया, उससे पहले मेडिसिन का पढ़ लिया, आज केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। 3 साइंटिस्टों को चुना गया है जिनके नाम है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकीमोव को। और क्यों मिल रहा है इनको ये पुरस्कार? तो इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार मिल रहा है। बाकी अभी फिजिक्स और मेडिसिन का भी मैं आपको रिवाइज करा दूं तो फिजिक्स के लिए भी 3 साइंटिस्टों को चुना गया था। उनके नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी हुइलियर। और उससे पहले मेडिसिन के लिए चुना गया था कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को। और नोबेल पुरस्कार की बिल्कुल बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। देखो, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। आपको बताए डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। पहली बार कब दिया गया था? 1901 में। आप पूछोगे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। लेकिन शुरुआत में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो इकोनॉमिक्स वाला है ये 1968 में स्थापित किया गया था और पहली बार 1969 में दिया गया था। एक प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा वो नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है? तो आंसर होगा पीस का, शांति का। बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। और अगर भारत में से बात करें तो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय कौन थे ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले? तो अभिजीत बने, 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। उनकी 17 साल की उम्र में उनको मिला था किसका? शांति का। और सबसे उम्र दराज पूछेंगे तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है। तो इनका नाम है जॉन बी गुडएनफ, 97 साल की उम्र में इनको मिला था। और करंट अफेयर्स का क्यों बोला मैंने? क्योंकि अभी इनका निधन हो गया हाल ही में। इन्हें केमिस्ट्री का मिला था, ये भी याद रखना। इन्हें फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। और जितने भी अभी 6 सेक्टर में लोगों को चुना जाएगा इस पुरस्कार के लिए, उन्हें मिलेगा कब ये पुरस्कार? तो 10 दिसंबर को मिलेगा। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि होती है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार किसे मिला ये मैंने आपको बता दिया। पिछले वाले नोबेल पुरस्कार का मैंने आपको रिवीजन करा दिया और इससे जो बेसिक प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। मतलब 3 फील्ड में मिल चुका है, 3 फील्ड में मिलना बाकी है। तो मतलब 3 बार इस प्रश्न को हम और पढ़ेंगे और ये सारी जानकारी मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा। अगर अभी भी कोई पहली बार हमसे जुड़ा है तो आप ये सभी जानकारी 3 बार और पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी डेफिनेटली। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 19वें एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण दवताले ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाजी से। एशियन गेम्स चल रहे हैं। ये एशियन गेम्स 2022 वाले हैं जो 2023 में हम पढ़ रहे हैं, या मतलब खेले जा रहे हैं। और कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। 23 सितंबर को शुरू हुआ, 8 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पे हो रहे हैं? तो होस्ट कर रहा है चाइना के हांगजाओ में। और इसमें जो भारतीय टीम गई थी उसको स्पॉन्सर कर रहा है अमूल। और इसके उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरर थे, वो 2 खिलाड़ी थे। उनके नाम है हरमनप्रीत सिंह जो कि मेन्स हॉकी टीम के कप्तान है, और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं। तो ये बार बार जब से एशियन गेम्स चालू हुए हैं ये सेम चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं। तो 8 तारीख तक तो आपको ये चीजें याद हो चुकी होंगी। और आज के प्रश्न की अगर हम बात करें तो अभी ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने तीरंदाजी में कंपाउंड मिश्रित टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। और इस तरह से ये हमारा 16वां गोल्ड है। अभी तक हम 15 गोल्ड जीत चुके हैं। कुछ एशियन गेम्स के इतिहास की हम बात कर लें तो पहला एशियन गेम्स ये 1951 में खेला गया था नई दिल्ली में। अभी आखिरी वाला 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में। 4-4 साल के गैप में होते हैं। तो 2022 में होना था, लेकिन अभी 2023 में हो रहा है चाइना के हांगजाओ में। अगली बार 2026 में कहां पे होगा? जापान में होगा, ये भी याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने राइडर कप 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा यूरोप। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि राइडर कप का संबंध किससे है? तो आंसर होगा गोल्फ से। तो ये पुरुषों का गोल्फ टूर्नामेंट है और 2023 में ये हुआ। ये इसका 44वां संस्करण है। इसको किसने जीता? यूरोपीय पुरुष टीम ने जीता है।
ये इसे 14वीं बार जीत चुकी है, मतलब 14वां इसका टाइटल है आप कह सकते हो। उपविजेता कौन रहा? तो अमेरिकी टीम रही। और ये भी तो प्रश्न बनेगा, खेला कहाँ पे गया? रोम इटली में खेला गया। और एक और प्रश्न याद रखना इससे कि 2025 वाला कहाँ पे होगा? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में होगा। तो ये तो मैंने आपको करा दिया करंट अफेयर्स। पहले मैं आपको राइडर कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। उसके बाद अभी जो हमने जो भी कप्स और ट्रॉफीज जीती हैं वो सारी मैं आपको एक साथ रिवाइज कराने वाला हूँ 2023 की। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। पहले राइडर कप की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ये गोल्फ का टूर्नामेंट है और याद रखना ये यूरोप और अमेरिका की टीमों के बीच में खेला जाता है। हर साल नहीं होता, द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है ये। और इसमें सबसे ज्यादा बार जो अमेरिका की टीम है वो विजेता रही है 27 बार। और अभी हमने देखा यूरोपियन टीम ये अभी 14 बार जीत चुकी है इसे। देखो आप जानते हो अभी देवधर ट्रॉफी 2022-23 को जीता था साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हरा करके। दलीप ट्रॉफी को जीता साउथ जोन ने ही वेस्ट जोन को हरा करके। रणजी ट्रॉफी को अभी जीता सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके। और इसी साल हमने 2 तरह की ईरानी ट्रॉफी देखी है। 2 तरह की नहीं कहेंगे, ये 2022-23 वाला सेशन है 59 नंबर का, जो ये अभी 2023 मार्च में खेला गया था। शेष भारत ने जीता एमपी को हरा करके। और अभी 2023-24 वाला सेशन भी खेला गया, ये तो अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था। ये इसका 60वां संस्करण है, इसको भी शेष भारत ने जीता सौराष्ट्र को हरा करके। कल मैंने आपको समझाया भी था डिटेल में। ईरानी ट्रॉफी में जो रणजी ट्रॉफी विजेता होता है उसका मैच होता है शेष भारत के साथ। तो देखो हमने ऊपर पढ़ा ना, रणजी ट्रॉफी को किसने जीता? अभी सौराष्ट्र ने। तो सौराष्ट्र का मैच हुआ शेष भारत के साथ, तो विजेता रहा शेष भारत। बाकी अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को जीता कर्नाटक ने मेघालय को हरा के। 132वां डूरंड कप का आयोजन हुआ था कोलकाता में, मोहन बागान विजेता रहा, ईस्ट बंगाल को हराया। ये याद रखना ऊपर की जो ये है ये सारी की सारी क्रिकेट से संबंधित है, और ये नीचे वाली 2 है संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, इसका संबंध आपके फुटबॉल से है। उसके अलावा थॉमस कप याद रखना। ये थॉमस कप मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये 2022 वाला है। इसको हमने जिंदगी में पहली बार जीता था, भारत ने पहली बार जीता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या हो सकता है देखो ये आपसे यूं ना पूछे कि 2022 वाला थॉमस कप किसने जीता, लेकिन स्टैटिक में आ सकता है कि थॉमस कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है ये। तो मैंने आपको बताया भारत ने जीता था इंडोनेशिया को हरा करके, आपको पता भी होगा। और महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसे उबेर कप कहते हैं। पिछली बार वाला इसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुधीरमन कप ये तो अभी 2023 में हुआ था, चाइना में हुआ था ये, इसको चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा करके। इसका संबंध भी बैडमिंटन से है। और ये भी याद रखना कि 2025 में जो ये सुधीरमन कप होगा अब ये स्पेन में होगा। अभी याद है फीबा वर्ल्ड कप 2023 इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ये 3 देशों में हुआ था, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। इसको जर्मनी ने जीता सर्बिया को हरा करके। और जर्मनी से याद आएगा भी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत में उड़ीसा में अभी 2023 में, उसको भी जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज अभी हुई इस साल, ये मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है। चलो फिर बताओ हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो याद रखना विश्व पशु दिवस, जिसे विश्व पशु कल्याण दिवस भी कहते हैं, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, ये हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, छोटा हो या बड़ा हो सबसे प्रेम करो। अच्छा अभी कल ही मैंने अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराए थे, ज्यादा नहीं है, 2-4 ही डेज हमने पढ़े हैं अभी तक, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखो। जब तक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपका पुराना रिवीजन हो सके। पहले तो ये 2 डे इससे संबंधित याद रखना पशुओं से। विश्व पशु चिकित्सा दिवस होता है, ये अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। और एक कृषि पशुओं के लिए विश्व दिवस भी होता है, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी अक्टूबर का डे है। और अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन और उससे पहले हिमालयन याक को खाद्य पशु घोषित किया, यानी कि फूड एनिमल बनाया। और आप मुझे ये बताओ कि अभी फसाई के नए CEO कौन बने थे? ये करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट से प्रश्न आपसे मैंने पूछा है, ये बताओ आप। बाकी अभी कुछ समय पहले हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला इनका नाम है, अभी इन्होंने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जानते हो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वाडोर बना था।
और आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति। तो प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है ये सुधा मूर्ति, जिन्हें अभी टोरंटो में इंडो कनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार के रूप में इनको $50,000 मिले, जो इन्होंने चैरिटी में डोनेट भी कर दिए। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह कुछ महिलाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी न्यूज़ में थी और जो पहली बार कुछ ना कुछ बनी है या उनको पहली बार अवार्ड मिला है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी गीतिका श्रीवास्तव। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और CEO बनी है जया वर्मा सिन्हा। US नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी लिसा फ्रेंचेटी। अभी ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी मिशेल बुलॉक। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी सेलेस्टे साउलो। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसकी पहली महिला CMD बनी परमिंदर चोपड़ा। अभी वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी बनी थी दीपिका मिश्रा। और वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी, नाम है सुरेखा यादव। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम शिवांगी सिंह है। जबकि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी। तो ये सब किसी न किसी फील्ड में पहली महिलाओं के रूप में उभरी है, न्यूज़ में रही हैं, तो इनके नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने अनाथ बच्चों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों और निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों की मदद के लिए ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये 0 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रति महीना हर महीने 1,000 रुपये देंगे। उसी तरह से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को और एकल महिलाओं को 2,500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और 18 साल से ऊपर के या अधिक आयु के बच्चों को 1 लाख रुपए की वार्षिक कोचिंग और रहने के लिए 4,000 रुपये पर मंथ की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इतना डिटेल में आप नहीं जाना, सिर्फ सिंपल सा याद रखना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को किसने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अभी मैं एक काम करता हूँ, 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं लेता हूँ और उनका आपको रिवीजन करवाता हूँ। जैसे कि सवेरा योजना को किसने शुरू किया? प्रयागराज पुलिस ने। लाडली बहना योजना को शुरू किया मध्य प्रदेश ने। लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया मध्य प्रदेश ने ही। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया था गोवा ने। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड की है। आसरा पेंशन योजना को शुरू किया तेलंगाना ने। शुभ यात्रा योजना को शुरू किया केरला ने। और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना इसको शुरू किया केरल सरकार ने। तो आज ही मैंने आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं रिवाइज कराई है। ये शीट में आपको 2-5 बार शायद रिपीट करा चुका हूँ, तो अब ये आपको याद होने लगी होंगी। रिवीजन का यही फायदा होता है। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह से अभी जनवरी से लेकर अभी तक जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हमने रिवाइज करना स्टार्ट किया। लगभग 10-15 मिनट की क्लास में हम 40-50 क्वेश्चन डेली रिवाइज करते हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे। और यकीन मानिए, अगर आप पढ़ने में सीरियस हैं या करंट अफेयर्स याद करने में आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, करंट अफेयर्स में आप वीक फील करते हैं, तो वो वीडियो आप एक बार देखने के बाद डेली देखेंगे, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होगा। ये गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन एक बार तो आप ही को देखना पड़ेगा। वीडियो सेक्शन में जा करके डेली अपलोड होता है, देख सकते हैं आप। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करना। लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा ये कहाँ पे बनाई गई? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा ये अमेरिका के मैरीलैंड में बनाई गई है। इसकी हाइट की बात करोगे तो 19 फीट है। और इस प्रतिमा को नाम दिया समानता की प्रतिमा। और इसके मूर्तिकार कौन है? राम V सुतार। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज जो प्रतिमाएं हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले BR अम्बेडकर जी की बात हुई है और उनकी हम बात न करें तो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे मैं आपको रिवाइज कराऊं तो BR अम्बेडकर जी, इनको भारत रत्न कब मिला था? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 1990 में मिला था।
और इनकी समाधि को किस नाम से जाना जाता है? चैत्या भूमि कहते हैं। और ये प्रश्न अगर आता है आपके सामने कि पूना पैक्ट ये कब और किसके बीच हुआ, तो ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में। पूछे कहाँ पे हुआ, तो पुणे की यरवदा जेल में। अच्छा, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, तो वो यही थे बी.आर. अम्बेडकर जी। गांधी जी ने किया था, लेकिन केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था उन्होंने। इनकी एक, वैसे तो कई बुकें हैं, लेकिन एक फेमस बुक है जो आज भी भारत की बेस्ट सेलिंग बुक्स में काउंट होती है। बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और ये वाला पॉइंट हमने पढ़ ही लिया। इसी तरह से आपको याद होगा, महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर अंबेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे, आप जानते ही हो, और संविधान सभा की मसौदा समिति के ये अध्यक्ष भी थे। अच्छा चलो, अभी सारी इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज में आपको रिवाइज कराता हूँ जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है। एक आपको याद है, पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। और भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी। और अभी नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर बीमल पटेल, नाम याद रखना। और अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, ये भी याद रखना। यहाँ पे भी बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई थी जिसकी हाइट 125 फीट है, हुसैन सागर झील के किनारे है, और इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार हैं। और मोदी जी ने स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया था बेंगलुरु में। किसकी है ये? बेंगलुरु के संस्थापक कहे जाते हैं केम्पेगौड़ा, उनकी 108 फीट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार हैं। और भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये आपको मिलेगी कहाँ पे? राजस्थान के नाथ द्वार में। और इस प्रतिमा का नाम है विश्वास स्वरूपम स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। ये 112 मीटर ऊंची है। और ये मैंने आपको बताई दिया, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज अम्बेडकर जी की है, लातूर में मिलेगी 70 फीट ऊंची। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में मिलेगी, संत रामानुजाचार्य जी की है, 216 फीट ऊंची। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की है, ये केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा के किनारे साधु बेट द्वीप पर। दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है ये, 182 मीटर इसकी हाइट है। और वास्तुकार रामवी सुतार है। और आपको याद होगा, अभी नई दिल्ली में हमारी प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था जिसकी ऊंचाई 12 फीट है। और आपको याद है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? नई दिल्ली में, जहाँ पे आपका G20 समिट हुआ था ना, भारत मंडपम में, उसके बाहर। इसकी ऊंचाई 28 फीट है और इसके मूर्तिकार राधा कृष्णन है। और अभी हमने पढ़ा भी था लेटेस्ट कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और उसका नाम समानता की प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ वननेस। तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज आपने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में, वो सारी मैंने आपको रिवाइज करा दी है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI ने। तो अभी SBI ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधाओं को आसान बनाने के लिए अभी मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है। हैंड हेल्ड मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ऐसी चीज, ऐसी मशीन जो आप हाथ में उठा करके इधर उधर ले जा सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं। तो SBI यही कह रहा है कि हम इस तरह से मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हम ग्राहकों के घरों तक, उनके दरवाजे तक जा करके उनको सेवा दे पाएंगे। अगर उनको नगदी निकालनी है या नगद उनको जमा करना है, फंड को ट्रांसफर करना है, बैलेंस पूछना है या मिनी स्टेटमेंट, जो भी उनको करना हो वो सब उनके घर के दरवाजे पर ही हो सकेगा। और ये सेवा किसके लिए है? मुख्य रूप से जो अधिक उम्र के लोग हैं, या जो दिव्यांगजन हैं, या जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, बैंक नहीं आ सकते, या ग्राहक सेवा केंद्र तक वो नहीं जा सकते, असमर्थ हैं वहाँ जाने में, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। SBI की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। इसकी टैगलाइन होती है द बैंक टू एवरी इंडियन। और अभी याद है आपको, SBI के जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे रजनीश कुमार, अभी आपने पढ़ा था कि वो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं। और याद रखना, श्रीनगर में डल झील में तैरता हुआ ATM खोलने वाला पहला बैंक यही है, SBI। और अभी SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड भी लॉन्च किया था। बाकी एक्सिस बैंक अभी MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नियो फॉर बिजनेस नाम से एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। और कैनरा बैंक ये रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI
यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला ये पहला सरकारी बैंक बना। तो ये भी न्यूज़ में थे बैंक, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वुहुश इसको शुरू किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया और इसे वुहुश हाई स्पीड रेलवे नाम दिया। और इस परियोजना को चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा वित्त पोषित किया गया। पैसा दिया चाइना ने ये बनाने के लिए। अच्छा, रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, पहले तो आप ये जान लो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। और आप जानते ही हो अभी रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ बन गई है जया वर्मा सिन्हा, जो कि इस पद पर आने वाली पहली महिला है। बाकी देश का पहला पिंक स्टेशन अभी कौन सा बना था? मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन। ये देश का पहला था, पहला बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखना। और अभी मुंबई के भाईकला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने थे अभी, मनोज यादव नाम है। और तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री बनी है। कहाँ पे? तेलंगाना में। और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य ये हरियाणा है। अच्छा, ये जरूर याद रखना कि रेलवे का लक्ष्य कब का है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने का? तो 2023 आंसर होगा। और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने का, या यूं कहूं कि कार्बन न्यूट्रल बनने का, तो आंसर होगा 2030 है। अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया। और ये कौन है? ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश बना था चाइना, जबकि दुनिया का पहला जर्मनी है। और हमने भी बोला है कि हम भी इस साल के एंड तक चला देंगे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और उसका नाम हम वंदे मेट्रो रखेंगे, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी आईसीसी ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सचिन तेंदुलकर को मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। वर्ल्ड कप ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। और इसमें जो पहला मैच है ये किस किस के बीच खेला गया? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। और पहला मैच कहाँ पे? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सचिन से 3 पॉइंट आपको याद कराऊंगा करंट अफेयर्स के। एक तो अभी चुनाव आयोग ने इनको नेशनल आइकॉन बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर बनाया था, और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का इनको पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था। और इससे पहले आपने पढ़ा था कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आईसीसी स्थापना होती है 1909 में और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं, जबकि चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? तो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कराऊंगा। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर बताना सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे ये जानने में मदद मिलेगी कि आपके जो भाई बंधुओं ने आपको वीडियो शेयर किया तो उसके थ्रू हमसे कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगा। तो जम के शेयर कीजिएगा। चलो अभी रिवीजन करते हैं कल का। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, पियरे, फेरेंक और एनिको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था? फिजिक्स। और 19वीं एशियन गेम्स में अनु रानी ने गोल्ड जीता, उनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। अभी अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया? तो आंसर होगा शेष भारत। और भारत और किस देश के बीच अभी संप्रीति नाम का अभ्यास हुआ? बांग्लादेश भारत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बन गए? रघु श्रीनिवासन। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? तरुण सोबती। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत ने किसे हराकर विजेता रहा? पाकिस्तान। विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया अभी 3 अक्टूबर को। मालदीव के राष्ट्रपति बन गए मोहम्मद मुइज्जू। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमने मनाया 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।